वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूं। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है। तो हम जैसे सभी जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर 2021 में यूके SSSC के थ्रू उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, बट वो एग्ज़ाम कुछ वजह से कैंसिल हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। एंड जो पेपर हुआ भी था उसमें भी जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध किया और फाइनली वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वही एग्ज़ाम जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का था वही एग्ज़ाम यूके SSSC नहीं करा के अब वो एग्ज़ाम का कौन कंडक्ट करा रहा है, यूके PSC करा रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम वो ही है, पोस्ट वगैरह वही है। पोस्ट पहले जब पिछले बार एडवर्टाइजमेंट आया था तो 663 पोस्ट थी, अब उसमें 228 पोस्ट और ऐड कर दी गई हैं, तो ओवरऑल 891 पोस्ट हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि आप इसमें अपीयर कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी पोस्ट कौन सी है। हमें पता है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑब्लिक ऑडिटर की ये पोस्ट है, जिसमें पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो 663 पोस्ट थी, अब 228 पोस्ट और ऐड कर दी गई हैं, तो टोटल 891 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। आपको अगर फॉर्म फिल करना है असिस्टेंट अकाउंटेंट, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने तो पिछली बार भी वो अपीयर हुए थे तो उन्होंने फॉर्म ऑलरेडी जो पुरानी हमारी वेबसाइट थी जब यूके SSSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था तो इस वेबसाइट पे जाके हमने फॉर्म वगैरह फ़िल किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अब जो फॉर्म्स आए हैं वो किस में आएंगे, आप इस वेबसाइट में जाएंगे psc.uk.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके ये फॉर्म्स खुल जाएंगे और आप उसको इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी फॉर्म फिल किया था और प्रॉपर फ़ीस भरी थी, तो ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या उन्हें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या वो जो फ़ीस है जो उन्होंने भरी है वो उनकी माफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब 28 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्म्स आए नहीं हैं, अभी केवल नोटिफिकेशन आया है कि 28/10/2022 को आपके फॉर्म्स फिल करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब वो फॉर्म आएगा तो वहीं पे जाके हमें ये पता चल पाएगा कि उनकी फ़ीस वेव ऑफ हुई है या क्या है, ठीक है। तो अभी तो हमें बस इतना याद रखना है 28 अक्टूबर से फॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। अब है आपकी एग्ज़ाम डेट, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्होंने बताई है वो है 12 फरवरी 2023, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं कि आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से आप तैयारियों में जुट जाइए, 12 फरवरी को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। वेबसाइट जो नई वाली है वो है ये, ठीक है, ये पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में से आपने देखना क्या है, सिलेबस। देखिए अभी तक सिलेबस भी नोटिफाई नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या आएगा। जो ये सिलेबस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब SSSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी तो इस सिलेबस पे वो एग्ज़ाम दे रही थी, ठीक है। तो जो ये सिलेबस है ये SSSC का है, ठीक है। अब देखिए जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई एग्ज़ाम कराने की तो मे बी एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, एग्ज़ाम का सिलेबस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसकी अभी कोई गारंटी नहीं कि यही सिलेबस रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। बट हमको इतना पता है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है
तो इतना तो क्लियर है कि बीकॉम अगर उसमें मांगा गया है, जो उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो है बीकॉम या बीबीए, ठीक है। तो अगर उसमें ये मांगा है तो इसका मतलब सिलेबस उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसा तो नहीं है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है तो आपको साइंस से रिलेटेड कुछ पूछ देंगे या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो सब्जेक्टिव ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चिंता करना कि भाई अब सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये मुझे लगता है कि ये इर्रेलेवेंट है, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे जो पुराना सिलेबस था उसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स लॉ, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मनी एंड बैंकिंग, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो आपके बीकॉम में होते हैं वो सब ही कवर हैं, कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। जो भी आपने 11th 12th और बीकॉम में जितना सिलेबस पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस एग्ज़ाम में कवर है, ठीक है। अब अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो उसका क्या हो सकता है, थोड़े बहुत पॉइंट्स आगे या पीछे होंगे, बट जो मेन सिलेबस है, देखो अगर अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है कि जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आएगा ही, या क्या कहते हैं डेप्रीसिएशन से क्वेश्चन आएगा ही, या फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आएगा ही। ये तो बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आप अकाउंटेंसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आगे चल के आपने काम भी वो ही करना है, तो ये चैप्टर्स तो आने ही आने, क्योंकि इसकी नॉलेज ही तो वो जज करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आप अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सिलेबस में आप क्लिक करोगे, ओल्ड सिलेबस में, तो आपको ये जो सिलेबस दिया है इसका भी पूरा बाइफिकेशन मिल जाएगा कि अकाउंटिंग के अंदर वो क्या क्या पूछेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, ये सारे इनका आपको बाइफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। आप ये सोच लीजिए कि बीकॉम में जितना भी आपने कोर्स कवर किया है, 11th 12th में जितना भी कोर्स है वो तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप अपनी बेसिक जो तैयारी है वो तो पूरी रखिए, बाकी जब ये फॉर्म्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या ऐड ऑन हुआ है या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिक जो आपकी नॉलेज है वो तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हैं, सिलेबस तो सेम ही होता है, बट क्या होता है उसके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत उसमें अंतर होता है। आपके लेवल यहाँ पे बहुत बहुत ईजी लेवल होगा इन कंपैरिजन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यही आपने देखना है कि भाई वो लेवल कितना ऊंचा जाता है क्वेश्चंस का या कितना इजी होता है, ठीक है। बट अगर आपका बेस क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि पैटर्न कैसा रहता है, मतलब कितना हार्ड रहता है या किस हिसाब से। अगर आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया लेना है तो मैं भी ये जो आपको डिटेल बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। मैंने आज से पहले किसी को इस तरीके की कोचिंग नहीं दी है या पढ़ाया नहीं है, मैं ये बता रही क्योंकि मैं भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू, जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू हुई है। 2019 में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स आए थे मैंने वो ही एग्ज़ाम क्लियर किया था, और अभी प्रेजेंटली मैं उत्तराखंड जल संस्थान में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने बीकॉम में थॉरली स्टडी किया हुआ है, आपने 11th 12th बीकॉम थॉरली स्टडी किया है, प्रॉपरली आपने सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है, तो ऑलमोस्ट 60 अबव मार्क्स तो आप कवर कर ही लोगे, ठीक है। फिर बात आती है 60 से अबव करने की। उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका बीकॉम, मैंने भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही बीकॉम क्लियर किया हुआ है, तो अगर आपका बीकॉम में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपका बेस क्लियर है, 11th 12th का बेस क्लियर है, तो 60 मार्क्स कवर करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब आई बात उसके ऊपर की, तो उसके लिए आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी 60 से अबव करने के लिए, ठीक है।
अब आती है कि कट ऑफ, ठीक है। अभी कुछ लास्ट ईयर से हमारी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने लगी है। ऑलमोस्ट 90s में मार्क्स लोग लेके आ रहे हैं, 98 99 इस तरीके के मार्क्स भी स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत हाई है। पहले इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था इन एग्ज़ाम्स के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या कहते हैं MBA CA इस तरफ को मुड़ते थे, ठीक है। बट अब क्योंकि लोगों में ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो चुकी है तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको अपना लेवल देखना ही पड़ेगा कि ऑलमोस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 70 अबव आपको कट ऑफ में आना ही पड़ेगा। अगर उसे SC ST जो अलग अलग कैटेगरी तो 45 अबव, इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि आपको किस उसमें करना है। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप अगर 70 अबव मार्क्स लेके आते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, 891 सीट्स हैं। तो ऑलमोस्ट 70 आप लेके चलिए कि 70 अबव ही आप वहाँ पे अटेंड करके आएँ। अच्छा वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि 80 अबव करके आएँ या जो, बट 70 इतना रखिए कि 70 अबव आप करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही। तो अगर आपकी माइनस मार्किंग होती है, कुछ होती है, तो आप ज़्यादा नीचे ना गिरें, ठीक है। तो अपना थोड़ा जो कट ऑफ है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा सजेशन ये है कि जैसे आपने तैयारी कर ली, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आती है आपका टाइपिंग का टेस्ट, ठीक है। आपको हिंदी की टाइपिंग टेस्ट देना होता है जिसमें 4000 की डिप्रेशन पर आवर आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको नॉर्मल वर्ड्स में बोलें, अगर आप 1 मिनट में 6 to 7 वर्ड्स लिख लेते हैं तो आपका ईज़िली 4000 की डिप्रेशन माना जाता है कि आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम के बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होने के बाद अगर 1-2 महीने बाद रिज़ल्ट आया तो उसके रिज़ल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आप आज ही से टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अभी तो आप अपना सिलेबस कवर करने में लग जाओगे, तैयारी की रिटन क्लियर हो जाए, किसी तरह रिटन क्लियर हो जाए, उसके बाद देखेंगे। बट उसके बाद क्या होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता। अगर रिज़ल्ट आ गया जल्दी से 1 महीने के अंदर टाइपिंग हो गई तो आप नर्वसनेस में टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप आज ही से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए आप सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो इंस्टीट्यूट्स आपको टाइपिंग सिखाते हैं आप वहाँ जाइए, आप घर में मत कीजिए, क्योंकि उनके सिखाने में और घर में आप ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपको हिंदी टाइपिंग घर में भी ऑनलाइन सिखा देंगी। बट उसमें और जब आप इंस्टीट्यूट्स में जाके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप 1 महीने में किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पर 1 महीने में आपको हिंदी टाइपिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस, वो आप घर बैठ के कर लीजिए, लेकिन पहला 1 महीना आप वहाँ जाके सीखिए। वो प्रॉपर आपको सिखाते हैं कि कैसे अपने हैंड्स रखने हैं कीबोर्ड में, कैसे कैसे करना है, सब कुछ आपको अच्छे से गाइड करेंगे, जो कि आप ऑनलाइन नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे सीखना चाहते हैं, भले आपको ऑनलाइन सीखना है या कैसे करना है, बट टाइपिंग की प्रैक्टिस आप अभी से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप घर में 1 मिनट में 10 शब्द लिख रहे हैं, वहाँ पे इतना प्रेशर हो जाता है, इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि वो 10 शब्द का 5 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे हाथ भी नहीं चलता जब आप के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि भाई रिटन तो क्लियर हो गया, बस किसी तरह टाइपिंग हमने क्लियर करना है और फिर हमारी जॉब पक्की। तो उस समय वो प्रेशर को आपको झेलना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप वहाँ पे टाइपिंग में कर पाओगे, ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, आप वहाँ जाते हैं जब टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है तो आपको 10 मिनट का डेमो दिया जाता है कि आप अपना कीबोर्ड में हाथ सेट कर लें, देख लें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या कीबोर्ड ख़राब तो नहीं, कोई की वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब आपको वहाँ पे 10 मिनट का डेमो दिया जाता है, ठीक है।
तो 10 मिनट का डेमो के बाद आपको 10 मिनट दिए जाते हैं टाइपिंग के लिए, जिसमें आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपका रिज़ल्ट उसी समय पता चल जाता है। अगर आपके 4000 की स्ट्रोक्स नहीं हुए तो उसी समय आपको पता चल जाएगा और आप अपने एग्ज़ामिनेशन की रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप पूरी तैयारी में हैं कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना ही है तो आज ही से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमने ये सब कुछ कवर कर दिया कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या है, क्या सिलेबस है। सिलेबस पुरानी वेबसाइट से चेक कीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब अगर एक और चीज़ होती है, जैसे आपका सपोज़ 5 पोस्ट हैं, ठीक है, तो अगर आपने रिटन एग्ज़ाम दिया और आपका जो रिटन एग्ज़ाम के बाद जो लिस्ट आई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, वो सपोज़ 10 लोगों की लिस्ट आई, ठीक है। अब 5 सीट हैं, 10 लोगों की लिस्ट आई कि इन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे खुश नहीं होना होता है, ठीक है। देखिए 5 ही सीट हैं, तो इसका मतलब इन 10 में से 5 ही बच्चों का तो सिलेक्शन होगा, है ना। तो अब क्या करना है, जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाए तो एकदम खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको देखना है कि भाई इन 10, अगर ये 1 2 3 10 अगर बच्चे हैं तो आपका नंबर कहाँ पे है। अगर आप बाय चांस 7th नंबर पे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ लोगों में ये कहना छोड़ दीजिए रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अभी भी चांसेस कम हैं। अगर ये शुरू के जो 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, उन्होंने अगर टाइपिंग क्लियर कर ली तो आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जितनी सीट्स होती हैं उसके डबल बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि इन शुरू के 5 बच्चे जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा थे, उनका क्या टाइपिंग क्लियर ना हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 3 टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए तब तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप 7th नंबर पे हो तब तो आपकी टाइपिंग क्लियर हो गई तो आपका सिलेक्शन हो गया। बट अगर ये शुरू के 5 के 5 लोगों ने अपनी टाइपिंग क्लियर कर दी तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर पेशेंस आपका आ जाती है, कट ऑफ में कवर हो जाता है, वेल एंड गुड। बट पेशेंस बनाना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका टाइपिंग क्लियर हो जाता है उसके बाद भी हल्ला नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका 7वें नंबर पे था और 7 के 7 लोगों का टाइपिंग क्लियर हो गया, ठीक है। तो तब भी आपका नंबर नहीं आना, क्योंकि पोस्ट तो 5 ही हैं। अगर ये इनका क्लियर नहीं होता है तब आपका नंबर आएगा। और उसके बाद जब ये टाइपिंग का एग्ज़ाम हो जाता है तो एक फ़ाइनल लिस्ट निकलती है कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हुआ है फ़ाइनल। उसके बाद आपको खुशी मनानी है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फर्दर प्रोसेस होगी। आपको क्या कहते हैं, जहाँ जो भी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस बार जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय है, बहुत सारे कृषि विभाग है और जल निगम है, जल संस्थान में भी पोस्ट हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं ये पुरानी वाली वेबसाइट से। सिलेबस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी जो पुराना है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ये नई पोस्ट ऐड हुई है वो तो जब ये वाले फॉर्म्स आएंगे तब आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको जो आपकी हेल्प कर आपको मिली होगी इस इन्फॉर्मेशन से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू।